कि राजनीति करनी है तो अपना धंधा भी व्यक्तिगत होना चाहिए, नहीं तो बेईमानी लोगों को करनी पड़ती है राजनीति में, निश्चित रूप से जिनके पास अपना धंधा नहीं है, अपना व्यापार नहीं है। शुगर मिल बहुत बड़ा विषय बनता है कि वहीं के उसी विभाग के मंत्री रहे हैं, बावजूद इसके 5 साल पूरे होने वाले हैं, वो काम नहीं चल पाया। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने खेती की है, और जो शुगर मिल यहाँ चलती थी उस मिल पे मैंने अपने खुद ट्रैक्टर चला के गन्ना पहुँचाया भी। अगर मिल चल जाती, जो चलनी चाहिए, मिल चल जाती, तो निश्चित रूप से किसान एक बार फिर से समृद्ध होता। आप कहने को तो छाता में कई यूनिवर्सिटियां हैं, कई सारे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर, प्राथमिक शिक्षा के जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है। क्या वरिष्ठ नेता जो है एक राजनीति में, क्या उसका भी कोई उम्र दायरा होना चाहिए? क्या उसको रिटायर हो जाना चाहिए और जो नया चेहरा आ रहा है उसको मौका देना चाहिए, या फिर इसकी कोई सीमा नहीं? यूजीसी की आवाज़ उठती है कि यूजीसी को लेकर ना तो बीजेपी बात कर रही है, ना ही कोई श्रवण को सपोर्ट करने वाला कोई नेता बात कर रहा है। तो क्या यूजीसी वाला मुद्दा 2027 में प्रभाव डालेगा? देखिए, जिस तरीके से आपका संघर्ष रहा, हर व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से शुरुआत करी और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर राजनीति में भी करियर में एक्टिव रहे हैं, सक्रिय हैं। तो पहले हम थोड़ा सा पर्सनल परिचय में चले जाते हैं, जो लोग अभी जानना चाहते हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे जो समर्थक हैं वहाँ तक खबर पहुँचे। तो किस तरीके से शुरुआत रही, आपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और फिर कैसे कैसे सीढ़ियाँ जो हैं दर बदर आगे बढ़ती रही? देखिए, मेरी बहुत छोटे स्तर से शुरुआत रही। मैं 95 से 2000 में अपने गांव का प्रधान रहा। उसी पीरियड में इत्तेफाकन एक ब्लॉक में जो है मीटिंग हॉल बन रहे थे 10 ब्लॉकों में उस समय। तो जो पहले से काम करने वाले ठेकेदार थे वो आधा काम करके छोड़ के चले गए थे, कोई उनकी वजह से बना नहीं रहा था। तो किसी ने जेई को बता दिया कि वो शोभाराम प्रधान जी, वो संगठन प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। तो इत्तेफाकन 10,000 के वर्क ऑर्डर से शुरुआत हुई, फिर काम चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, सफलताएं मिलती रहीं। अब आप देख रहे हैं जहाँ इस जिस स्थिति में है वो जी। 25 साल का 26 साल का संघर्ष है। तो 10,000 से, जैसा जिक्र पहले भी रहा है कि 10,000 से शुरुआत रही, और इस साल के टर्नओवर की बात करें तो अब ये 26-27 का टर्नओवर मैं समझता हूँ 800 850 के आसपास होना चाहिए। वो 850 ये तो करोड़ मार्च के एंड में ही पता लगेगा। कई जी। बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, भिन्न हो जाती हैं, कुछ अनुकूल हो रहती हैं तो और बढ़ भी सकता है। जी। तो ये तो मार्च में पता लगेगा, लेकिन 800 का हमारा टारगेट। मतलब करीब करीब वही 1000 तक भी पहुंच सकता है, 10,000 से लेकर वही 1,000 करोड़ तक का सफ़र एक तरीके से। जिस तरीके से राजनीति में शुरुआत रही, सक्रिय रहे, काम किए, उसके बाद कैसे और आगे रुचि बढ़ती रही? वर्तमान पे भी आएंगे कि किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, और क्या क्या मतलब चुनौतियां लगती हैं जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं? पहले तो ये चीज़ देखिए कि जब आप व्यापार में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स देखते हैं, तो क्या दो काम एक साथ बैलेंस कर पाना कितना मुश्किल पड़ता है? देखिए, राजनीति का तो स्थिति ये रही कि मैं 14 साल की एज में 84 में सबसे पहले मैं पोलिंग पेजेंट बना था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे स्वर्गीय पंडित किशोरी श्याम शर्मा जी, छाता विधानसभा से 2 बार वो एमएलए रहे। उनके पोलिंग एजेंट से मेरी जो है राजनीतिक रुचि वहाँ से मेरी बनी। लेकिन मैंने ये भी कहीं न कहीं मेरी सोच रही कि राजनीति करनी है तो अपना धंधा भी व्यक्तिगत होना चाहिए, नहीं तो बेईमानी लोगों को करनी पड़ती है राजनीति में, निश्चित रूप से जिनके पास अपना धंधा नहीं है, अपना व्यापार नहीं है। अपनी कमाई से, उसमें से जो बचे उससे समाज सेवा का भाव मेरे अंदर है, और उसी भाव के अंतर्गत जो कोई पार्टी मौका देगी, कुछ करती है, कोई काम बताती है, तो वो मैं काम कर लेता हूँ। जी। देखिए, वर्तमान की बात करें, जिस तरीके से मैंने कहा कि 5 विधानसभा सीट हैं और 5 पर बीजेपी का कब्जा है। 2022 में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। यानी कि एक तरफ तो सीट बंटवारा जो है वो चल रहा है, दूसरी तरफ अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, छाता की बात करें, 5 बार से विधायक रहे हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। फिर अभी आवाज़ उठ रही है उनके भतीजे के लिए, नरदेव के लिए बात उठ रही है। दूसरी तरफ बात करें, पूर्व विधायक और मंत्री तेजपाल सिंह, वो अपने बेटे अतुल सिसोदिया के लिए बात करें। तीसरी एक और आवाज़ उठ रही है, वो उठ रही है शोभाराम शर्मा जी की। तो वो जो समर्थक हैं, जो आवाज़ आ रही है कि इस बार हम एक चेहरा देखना चाहते हैं, कि एक मौका देना चाहते हैं कि शोभाराम शर्मा जी को, और जो उम्मीद लगा रहे हैं, तो वो आवाज़ पहले तो है कि आप तक पहुंची है, और उसके लिए क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो चुनाव कोई भी लड़े,
चुनाव लड़ने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं और जनता जिसको मत देगी वो चुनाव जीतता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, लेकिन पार्टी मुझे अगर कोई काम बताएगी तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। पार्टी जो काम बताएगी, जैसा भी काम मुझे देगी, मैं उस काम को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक करने का प्रयास करूँ। नहीं, आपने कहा कि प्रत्याशी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक उम्मीद तो जागती है, इच्छा तो हर किसी की रहती है। जब राजनीति कर रहा है व्यक्ति तो सोचता तो है ये कि अगर मुझे मौका मिले, अवसर मिले तो मैं काम करूं। तो आप कितना सक्रिय हैं, कितना विचार रखते हैं कि छाता के लिए मुझे कुछ करना है, और कौन कौन से ऐसे काम आपको लगते हैं कि वर्तमान में विधायक जी के रहते हुए या फिर किसी भी कारणवश पूर्व काल में नहीं हो पाए? शुगर मिल बहुत बड़ा विषय बनता है कि वहीं के उसी विभाग के मंत्री रहे हैं, बावजूद इसके 5 साल पूरे होने वाले हैं, वो काम नहीं चल पाया। या आपके मुताबिक क्षेत्र में कौन सी कमियां लगती हैं अगर आप प्रत्याशी बने और जीतते हैं और फिर उन कामों पे आप काम करेंगे? देखिए, क्षेत्र में तो बहुत सारे काम हैं जो होने चाहिए, वो अभी तक नहीं हुए हैं। निश्चित रूप से शुगर मिल एक छाता विधानसभा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने खेती की है, और जो शुगर मिल यहाँ चलती थी उस मिल पे मैंने अपने खुद ट्रैक्टर चला के गन्ना पहुँचाया भी है। तो उस समय जो किसान की स्थिति रहती थी, जितनी मजबूत आर्थिक रूप से स्थिति थी, वो स्थिति मिल बंद होने के बाद धीरे धीरे किसान की वहाँ छाता में बिगड़ती जा रही है। किसान निश्चित रूप से परेशान है और बहुत बड़ा एरिया है किसान खेती का। वो धान में इतने पेस्टिसाइड और दवाइयों का इस्तेमाल होता है, इतना पानी है, दूसरी फसलें नहीं हो पा रही हैं। गेहूं की फसल हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती थी। पूरे एरिया में लगभग 25 से 30% एरिया खेती का ऐसा है जो धान के बाद गेहूं की बुवाई नहीं हो पाती है। अगर मिल चल जाती, जो चलनी चाहिए, मिल चल जाती, तो निश्चित रूप से किसान एक बार फिर से समृद्ध होता और फिर से जो है बाकी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। और रास्ते हैं, रास्ते भी बहुत सारे टूटे हैं, वो भी बनने चाहिए। और निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने काम भी किए हैं, उन्होंने क्षेत्र में वो सड़कें भी बनवाई हैं और भी काम किए हैं, लेकिन अभी बचे बहुत ज़्यादा हैं जो काम करने चाहिए। शिक्षा का स्तर क्षेत्र में जो है, आप कहने को तो छाता में कई यूनिवर्सिटियां हैं, कई सारे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर, प्राथमिक शिक्षा के जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है। कहीं विद्यालय की छत टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं विद्यालय है, कहीं विद्यालय है, अध्यापक है, छात्र नहीं है। वो सब चीज़ पे मेरे विचार से ध्यान देने की आवश्यकता है और ये ध्यान देना चाहिए। जी, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक बड़ा युवा मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है। जेन ज़ी की बात करें, जो भी अभी कैपेबल हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, जो वोट देने के लिए सक्षम हैं, या बाकी युवाओं की बात करें, बहुत उभरता हुआ आ रहा है और युवाओं के मुद्दे भी बहुत आते हैं। तो जिस तरीके से हर बार आवाज़ उठती है कि नया समय आ रहा है, नया दौर आ रहा है, तो क्या एक युवा की आवाज़ को एक युवा नेता ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा या एक वरिष्ठ नेता है? तो क्या वरिष्ठ नेता जो है एक राजनीति में, क्या उसका भी कोई उम्र दायरा होना चाहिए? क्या उसको रिटायर हो जाना चाहिए और जो नया चेहरा आ रहा है उसको मौका देना चाहिए, या फिर इसकी कोई सीमा नहीं है? अब वैसे तो राजनीति में तो कोई रिटायरमेंट की सीमा तो कोई है नहीं। जैसे नौकरी में 60 साल में, कुछ नौकरियां ऐसी हैं 62 साल में, या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 64 साल में रिटायर का जो सीमा है, इस तरीके की तो कोई सीमा है नहीं। बाकी तो ये तो राजनेता जो अपने आप राजनीति कर रहा है उसकी सोच पर निर्भर करता है, और जब जनता के भाव के अनुरूप काम नहीं करता है तो जनता अपने आप रिटायर कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई अगर शुरुआत कर रहा है, अगर किसी भी पार्टी से ज्वाइन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर जुड़ रहा है, तो कितना कठिन है अगर उसे लग रहा है कि वो अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है, अपने शहर, अपने ज़िले के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है, और एक बड़े स्तर पर नेता विधायक हैं जो 4 बार, 5 बार, 6 बार से जा रहे हैं, तो कितना कठिन है उसके लिए? क्या कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है? क्या उसका रेफरेंस या जुगाड़ आला कमान तक पहुंचना ज़रूरी है, या केवल जनता के समर्थन से उसको सीट मिल सकती है, टिकट मिल सकती है? मैं समझता हूँ इसमें जो है ना, जन समर्थन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जनता, हमने तो नेताओं के भाषण सुने हैं, तो एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने भाषण में ये ना कहता हो कि जिस दिन जनता पलटती है उस दिन अच्छे अच्छे के ओहदे उल्टे कर देती है। तो जनता का समर्थन ही सबसे मस्ट है, मुझे तो लगता है। बाकी तो पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनकी नज़र इतनी पैनी है, इतने,
क्योंकि वो जिस स्तर पर जाके बैठे हैं वो निश्चित रूप से हमसे बड़ी दिमाग, बुद्धि, सब विचार, सारी चीज़ें रखते हैं, इसीलिए वो बड़ी जगह बैठे हैं। और उनकी नज़र एक छोटी सी सुई की नोक के बराबर जगह पर भी नज़र रहती है। तो जनता जिसके साथ समर्थन में है उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी। देखिए, हम बाकी क्षेत्रों की बात करें तो मतलब मथुरा तो पूर्ण रूप से बीजेपी के खाते में जा ही रही है, लेकिन अगर हम बात करें बाकी बलदेव की बात करें, गोवर्धन की बात करें या फिर छाता की बात करें, तो आरएलडी के जो अभी एक्टिव नेता हैं, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जिन्होंने प्रत्याशी रहे हैं, वो लड़ने के लिए बात कर रहे हैं और वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। तो कितना लग रहा है कि 5 में से कितनी सीट जो है वो आरएलडी के खाते में जा सकती है, या जो बीजेपी है वो आरएलडी को देने वाली है? मैं समझता हूँ इस पर मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, ये हाईकमान का निर्णय है। हम्म। और जो हाईकमान निर्णय लेगा, भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस हिसाब से काम करेगा। अगर हाईकमान निर्णय लेता है लोकदल को किसी सीट पर लड़ाना है तो लोकदल के साथ काम करेंगे, जी। भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, काम जीत के लिए करेंगे। चाहे जो हो, जो हाईकमान, जो ऊपर नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वही ज़्यादा जी। वो ले पाएगा, और हमारा कोई टिप्पणी करना इसमें उचित नहीं। जी। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि ये गढ़ भी माना जाता है, बीजेपी का माना जाता है, सरवण भी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं वोटिंग में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन यूजीसी की आवाज़ उठती है कि यूजीसी को लेकर ना तो बीजेपी बात कर रही है, ना ही कोई श्रवण को सपोर्ट करने वाला कोई नेता बात कर रहा है। तो क्या यूजीसी वाला मुद्दा 2027 में प्रभाव डालेगा, और क्यों कोई भी जो एक्टिव नेता है मथुरा की ही बात करें तो क्यों कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा, क्यों इस पर बात नहीं कर रहा? अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुजुडिस मामला है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और ये मामला ठंडे बस्ते में है, कोर्ट कब तक सुनवाई करेगा, कब तक क्या करेगा, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट से एक डिसीजन क्या आता है उसके बाद निर्भर करता है, तो उससे पहले तो मैं समझता हूँ कोई इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। अन्य पार्टियों की बात करें, जैसे विपक्ष में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी है, इस बार गठबंधन के साथ आ रही है, जो गलतियां करी, जो चूक करी, उनको सुधारने की बात कर रही है, बहुत सारे मुद्दे गिना रही है और कह रही है कि राम जन्मभूमि के नाम पर, राम के नाम पर आप चुनाव जीत गए 2024 का, लेकिन चंदा चोरी करी और बहुत सारी घटना करी। उस घटना के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा काम नहीं करने वाला। इस बार बदलाव की भी लहर चल रही है, अखिलेश यादव को लोग याद कर रहे हैं, वो टाइम याद कर रहे हैं 2012 से 17 वाला। तो क्या हेर फेर पड़ेगा, क्या जो अभी जेनजी का जो अभी आंदोलन रहा जंतर मंतर पर, क्या उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा और कहीं कोई बदलाव नजर आएगा? नहीं, जैन जी का जो आंदोलन हुआ, जैन जी के आंदोलन की उनकी एक मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की, उनकी मांग स्वीकार कर ली गई। बाकी कानून लाया जा रहा है, क्योंकि डर जब तक पैदा नहीं होगा तब तक लोग मानेंगे नहीं, इसलिए कठोर कानून लाया जा रहा है कि पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैन जी के लिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है, और जैन जी को भविष्य का, क्योंकि ये आने वाला आगे वाले भविष्य की पीढ़ी है जो देश का निर्माण करेगी, निश्चित रूप से इसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इसका विश्वास जो है सरकार के प्रति बने रहना चाहिए। इसके लिए सरकार काम कर रही है, और मुझे लगता है कि ये अब मुद्दा जो है चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा, ये मुद्दा पेपर का मुद्दा है और उनके भविष्य का मुद्दा है, इसलिए सरकार कोई भी हो उनके भविष्य के लिए निश्चित रूप से सोचेगी। ठीक है। अगर हम आपकी बात करें व्यक्तिगत, जिस तरीके से आपने राजनीति में एक लंबा समय रहा, अलग अलग पदों पर आपने काम किया, तो किस तरीके से अगर आपका रिपोर्ट कार्ड की हम बात करें तो कौन कौन से मुख्य काम आपको लगता है कि यार ये काम मैंने करा है, मेरे क्षेत्र में करा है और इस चीज़ पर मुझे गर्व होता है और मेरा जो समर्थक है, मेरी जो जनता है, वो मुझे इस चीज़ के लिए समर्थन देती है? देखिए, मैंने अभी तक जितना काम किया है, मेरे ब्लॉक में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें एक काम ना हुआ हो, और ऐसे बहुत से गांव हैं जिसमें कई कई काम हुए हैं। कोई मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हमने कोई सरकारी पैसे से, जनता के धन से किसी की चाय भी पी हो, ये आरोप नहीं लगा सकता। ये मेरे लिए सबसे संतुष्टि की बात है। और एक नया रास्ता खोलने का हमने प्रयास किया कि बिना बेईमानी के, बिना जनता के धन के दुरुपयोग के और बिना कमीशन खोरी के भी काम जनता के किए जा सकते हैं अगर व्यक्ति चाह ले तो। ये हमने प्रयास किया है और इसमें निश्चित रूप से हम सफल हुए हैं। जनता में ये हमारा मैसेज भी है, और ये हमारी जनता से अगर आप बात करेंगे, हमारे ब्लॉक के क्षेत्र के लोगों से, तो इस बात की गवाही एक एक व्यक्ति देगा कि हमने अपने कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दी। जी। तो जिस तरीके से देखिए, अगर हम क्षेत्रीय की बात करें, चुनावों की बात करें, तो एक
जातिगत फैक्टर बहुत आता है कि इस समाज के लोग हैं, इस समाज के लोग हैं, जाट फैक्टर बहुत आता है, ठाकुर फैक्टर है, ब्राह्मण फैक्टर है, तो इस तरीके से क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो क्या 2027 के चुनावों में भी फैक्टर के हिसाब से ही टिकट मिलेगी कि अगर जो फैक्टर जिस क्षेत्र में हावी है, अगर जाट फैक्टर है तो जाट चेहरे को एक टिकट दी जाए, या ब्राह्मण फैक्टर हावी है तो उसको दी जाए, या फिर पिछले कामों को लेकर भी इस बार टिकट दी जा सकती है, चेहरा दिया जा सकता है कि यार आपने काम नहीं किया या आपने काम किया या आप पावरफुल चेहरे। देखिए, जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है, तो मेरा सोचना तो ये है कि हमको आज़ादी के बाद से 60 साल तक सनातनों के अनुयायियों को जातियों में जो बांटे रखा, हमारे किसी धर्म में, ग्रंथ में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में कहीं भी जातियों का उल्लेख नहीं आता है। ये सब राजनीतिक साजिश थी, एक सनातनियों को बांटने की, देशभक्तों को बांटने की। उसको विफल करना चाहिए। और ना भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करती है, और ये जो है प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी। उसी के तहत पार्टी काम करती है। ये जो है दूसरे लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं, अपने भाव से कैलकुलेशन लगाते हैं। जैसे एक व्यक्ति आधा गिलास भरा हुआ दिखाई देता है, एक व्यक्ति को आधा गिलास खाली दिखाई देता है। तो ये आधा गिलास खाली वाले लोग जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जाति धर्म देख के काम करती है पार्टी। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए काम करती है, देश के उत्थान के लिए काम करती है, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करती है, विकसित भारत बनाने के लिए काम करती है। सब 2047 का टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है, उसी के अनुरूप काम करती है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपके रहेगा और आपसे व्यक्तिगत रहेगा कि जिस तरीके से आपने संघर्ष किया, संघर्ष करने का सफलता हासिल की, तो जो भी युवा या जो भी अपने जीवन के संघर्ष में जी रहा है, स्ट्रगल समय चला है, तो किस तरीके से कौन कौन से ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो सही रास्ता अपना एक नंबर तरीके से अगर बढ़ना चाहे, और क्या टिप्स रहेंगी कि वो अपने जीवन में सफल हो सके? मैं तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा, वो कभी भी जो है शॉर्टकट अपनाने का प्रयास न करें, संघर्ष का रास्ता अपनाएं। संघर्ष के बाद जब आपको लगता है कि बहुत थकान हो रही है, उसी समय एक दरवाज़ा खुलने वाला होता है। उस समय पेशेंस और अपना जो है धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता रहती है। उस धैर्य को बना के और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से जो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, उस सफलता को लेने में जो देखने वाले और तारीफ़ करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत मज़ा आता है उस सफलता में जो संघर्ष के बाद मिलती है। अच्छा जी, जिस तरीके से जैसे हम सफल होते जाते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर जो है, प्रतिद्वंदी, वो तो होते ही हैं। प्रतिद्वंदी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ईविल कहते हैं या दुश्मन कह लें, वो भी कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी की सीट पर लड़ रहे हैं तो एक सीट के लिए 3 या 4 लोग लड़ रहे हैं, तो जिसको मिली बाकी के लोग तो प्रतिद्वंदी हो गए। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस आती है, जब आप इस स्तर पर आते हैं, तो बहुत सारे लोग कुर्सी खींचने की, गिराने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से कैसे उस स्थिति से निकला जाता है, किस तरीके से उस स्थिति को टैकल किया जाता है? नहीं, निश्चित रूप से जब आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, तो आपके आलोचक भी आपके सामने आएंगे, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। वो सब आपको सचेत करने का काम करते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, अब पीछे नहीं हटना है, आपको संघर्ष करते रहना है। और वो निश्चित रूप से ऊर्जा आपकी बनाए रखने का काम करते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार जब जुड़ते हैं तभी बल्ब जलाएगा। नेगेटिव वाले नहीं होंगे तो आप लेजी हो जाओगे, आप आराम में आ जाओगे और आपकी तरक्की रुक जाएगी।